अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे नौजवान के बारे में बात करेंगे जिसकी तस्वीर आपने शायद हर जगह देखी हो। चाहे वो नौजवानों की टी-शर्ट्स हों, चाहे वो टोपियाँ हों, चाहे वो बाजुओं या किसी और जगह पे बने हुए टैटूज़ हों। उस शख्स की तस्वीर एक आइकन बन गई है। वो एक रेजिस्टेंस का सिंबल बन गई है। लेकिन उस शख्स के बारे में पाकिस्तान में शायद बहुत कम लोग ही वाकिफ़ हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एर्नेस्टो चे गुवेरा के बारे में। एर्नेस्टो चे गुवेरा की बर्थ इंतहाई एक अ, इंटरेस्टिंग इवेंट है, क्योंकि उसकी बात जो है वो एक इलीगल तरीके से हुई थी, जिसका शायद आज दुनिया में बहुत कम लोगों को इल्म है। आज हम चे गुवेरा की बायोग्राफी से लिए गए कुछ इनिशियल चैप्टर्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सीक्रेट बर्थ। चे गुवेरा साहब की जो बर्थ है उसका एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि उसकी अम्मी जिसका नाम सिलिया था और उसके अबू जिसका नाम एर्नेस्टो गुवेरा लिंच था, वो दोनों आपस में मोहब्बत करते थे और इस मोहब्बत के जो सिलसिले में उनकी मीटिंग होती रही और उन मीटिंग्स के सिलसिले में शायद उनका इंटरकोर्स हुआ और ये शादी से पहले हो गया। तो जब चिगवारा की माँ को पता चला कि मेरे पेट में अब चिगवारा साहब आ चुके हैं, तो उन्होंने फिर भाग दौड़ शुरू कर दी कि हम किसी तरीके से शादी करें ताकि लोगों को पता ना चले कि हमारा जो चाइल्ड है वो इलेजिटमेट है। तो दोनों ने अपने वालिदैन से बात की, लेकिन सिलिया की जो फैमिली थी उसने इनकार कर दिया। तो इस इनकार की वजह से अब क्योंकि उनको बच्चा छुपाना पड़ना था, तो वो दोनों जो है मियाँ बीवी जो आगे बनने वाले थे वो भाग गए। उन्होंने कहा जब तक आप हमारी शादी नहीं करेंगे तब तक हम लौट कर वापस नहीं आएंगे। तो दोनों के जो फैमिलीज हैं उनकी रजामंदी हो गई और उनकी शादी हो गई और शादी के एग्जैक्ट 6 महीने के बाद एर्नेस्टो चे गुवेरा की बात हुई। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ जो चे गुवेरा की है वो 14 मई है, लेकिन इन्होंने जानबूझ के हॉस्पिटल के अंदर मिली भगत से 14 जून 1928 लिखवाई। और जब 14 जून की डेट लिखवाई तो नजूमी ने कहा कि ये जो बच्चा है इंतहाई नालायक होगा, ये तो कुछ कर नहीं सकेगा इस दुनिया में और इंतहाई सुस्त और काहिल बच्चा होगा। तो जो चे गुवेरा की माँ थी तो उसने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि उसको पता था कि इसकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ जो है वो 14 मई है, 14 जून नहीं है। तो 14 मई को जो है उसकी प्रेडिक्शन कुछ और थी। बहरहाल चे गुवेरा साहब की बात हो गई और वो इनिशियल डेज में जो है वो एक प्लेस है जिसका नाम अल्टा ग्रेशिया है, वो वहाँ पे रहने लगे। अब अल्टा ग्रेशिया में वो क्यों गए, उसकी एक वजह थी कि चे गुवेरा जो है वो अर्ली लाइफ से ही अस्थमा के मरीज थे, उनको दमा की बीमारी थी। अब ये दमा की बीमारी जो है उसकी ज़िंदगी को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि दमा की बीमारी की वजह से चे गुवेरा बचपन से ही घर के अंदर रहते थे और एक रूम में ही पड़े रहते थे। तो क्योंकि बाहर का माहौल आबो-हवा वगैरह उनको इफ़ेक्ट करती थी, तो अक्सर उनको रूम के अंदर ही रखते थे। अब रूम के अंदर पड़े रहने से उसने 5 साल की उम्र से ही बुक रीडिंग शुरू कर दी और वो इतनी किताबें पढ़ते थे कि यानी कि सारा दिन उनका काम ही सिर्फ बुक रीडिंग था। और वो जब 15-16 साल की उम्र तक पहुँचेंगे तो वो कार्ल मार्क्स और नीत्शे और सार्ट्रे और कामुस और काफ्का जैसे रीडर्स को जो है वो पढ़ते हैं। खैर, अस्थमा की बीमारी ने उनको एक सेल्फ डिसिप्लिन भी सिखाया और वो सेल्फ डिसिप्लिन इस तरह से आया कि जो भी फॉर एग्जांपल उनको प्रिस्क्रिप्शन दी जाती थी, जो भी दवाइयाँ दी जाती थी, तो उनको प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ खानी होती थी। तो दमा की वजह से उनको एक डिसिप्लिन आ गया। दूसरी एक और चीज़ भी थी कि जब उसको पता चला कि यार मेरी तो सारी लाइफ जो है वो लिमिटेड है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो उनको लाइफ की ज़िंदगी की जो है वो इम्पोर्टेंस पता चली और वहाँ से उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि भाई लाइफ का पर्पस क्या है, इस लाइफ को मैंने करना क्या है। बहरहाल इसी तरह ग्रेजुअली क्योंकि अब उनको पता चल गया कि भाई लाइफ तो मेरी वही है जो दमा से भरी हुई है, तो मरना तो है लेकिन ये ना हो कि मैं इस बीमारी से मरूं, तो मैं कुछ और ही यानी कि कुछ और ऐसा करूं कि मेरी मौत जो है वो दमा से ना हो, कुछ अच्छा करके मैं मरूं। तो इस चीज़ ने उसके अंदर से जो है वो डर है वो ख़त्म कर दिया। और ग्रेजुअली जब थोड़ा बहुत उनका दमा ठीक होता था तो वो बाहर जाते थे और एक जो खेल है रग्बी जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, हालांकि वो दमा के लोगों के लिए इतनी मौजू नहीं है, लेकिन चिगवारा साहब रग्बी के बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। और राइटर लिखते हैं कि वो बहुत रुदलस और हार्ड टेम्पर इंसान थे, क्योंकि रग्बी में एक तो मेहनत लगती है, दूसरा अक्सर जब वो भाग रहे होते थे तो उनको दमा का भी प्रॉब्लम हो जाता था। इस वजह से उनके अंदर थोड़ा सा जो है वो टेम्पर वो शॉर्ट हो गया कि यार ये हर वक्त मेरे साथ क्या हो जाता है। इसके बाद जी ग्रेजुअली उन्होंने घर के अंदर ही तालीम हासिल की, क्योंकि स्कूल तो अर्ली एज में जा नहीं सकते थे। स्कूल प्रॉपर उन्होंने 9 साल की एज में ज्वाइन किया। स्कूल में वो अपने जो कंपेटिटर्स थे उनसे ज़्यादा आगे निकल गए, क्योंकि वो रूम में बैठ के घर किताबें पढ़ते रहते थे। इसके बाद अर्ली जो स्कूलिंग के बाद उन्होंने अल्टा ग्रेशिया से एक और सिटी है जो जिसका नाम कार्डोवा है, वहाँ पे शिफ्ट हो गए और वहाँ पे हाई स्कूल शुरू कर दिया। हाई स्कूल जो उस ज़माने में होता था तो वो थोड़ा डिफरेंट, आज के ज़माने में तो इंटरमीडिएट है या यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे हाई स्कूल की एजुकेशन के बाद फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ही शुरू होती थी, वो उनका सिस्टम था। तो हाई स्कूल में वो उनके अच्छे दोस्त बने और उस ज़माने में क्योंकि स्पेनिश वार चल रही थी और स्पेनिश वार के अंदर फाशिस्ट की जो लड़ाई थी वो आम लोगों से रिपब्लिकन्स के हो रही थी। तो स्पेनिश वार के अंदर ग्रेजुअली उनको पता चला कि हाँ भाई कुछ लोग जो हैं वो सबड्यूड हैं, जो एक सोशल ऑर्डर के खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ जुल्म हो रहा है। तो यहाँ से उनकी ग्रेजुअली थोड़ी बहुत जो है वो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप होना शुरू हुई। स्पेनिश वार को फॉलो कर रहे थे तो उनके अब्बू जो थे एर्नेस्टो गुवेरा लिंच, वो बड़े इंटरेस्टिंग फिगर थे, वो भी हार्ड वर्किंग मैन थे। तो वो प्रॉपर जो है नाजीज के अगेंस्ट, फाशिस्ट के अगेंस्ट जो है वो अर्जेंटीना में काम कर रहे थे और फ्रेंच के वो सपोर्टर थे और स्पेनिश रिपब्लिकन्स के सपोर्टर थे।
तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जो अर्ली ऑन यानी कि चे गुएवारा को जिसने एक्सपीरियंस दिया। इसके बाद आ जाते हैं चे गुएवारा की मेडिसिन की जर्नी के ऊपर। जब हाई स्कूल चे गुएवारा का ख़त्म हुआ तो चे गुएवारा ने ये सोचा कि अब क्या किया जाए। जब वो एक और जगह पे गए जहाँ पे उन्होंने अर्ली हाई स्कूल के बाद थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया, एक छोटा-मोटा बिज़नेस सेटअप किया तो उनकी दादी बीमार हो गई। अब उनकी दादी बीमार हो गई तो उनके घर वालों ने उनको खत लिखा कि आप घर आएँ क्योंकि दादी आपको मिलना चाहती हैं। वो दादी के पास 10-15 दिन रहे तो वो काफ़ी हेल्पलेस अपने आप को महसूस कर रहे थे कि व्हाई कांट आई डू एनीथिंग, मैं इनकी सेहत को क्यों इम्प्रूव नहीं कर सकता, इनको क्यों नहीं बचा सकता। तो इस चीज़ ने उनके अंदर एक पैशन पैदा किया कि मैं जो है वो मेडिसिन की फील्ड में जाऊँगा, वहाँ पे एक अच्छा रिसर्चर बनूँगा और कुछ ऐसा करूँगा कि ह्यूमैनिटी का फ़ायदा हो, जहाँ पे लोगों की मैं सेहत जो है वो ठीक कर सकूँ। बहरहाल मेडिसिन के फील्ड के अंदर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बोनस एयर्स जो उनका मेजर सिटी है, वहाँ पे एडमिशन लिया और वहाँ पे उनके कुछ दोस्त भी बने जिनमें बहुत बड़े नाम अल्बर्टो ग्रेनाडो हैं जो उनकी मोटरसाइकिल डायरीज़ में कंपेनियन भी बनेंगे। एर्नेस्टो गुएवारा की जो सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी है वो इसी मेडिसिन के फील्ड में शुरू होती है। पहले तो वो थोड़ा-सा पढ़ते हैं तो वो इतने काबिल होते हैं कि वो एक इंसेक्टिसाइड जो है वो बना लेते हैं। वो इंसेक्टिसाइड उस ज़माने में उनके यहाँ को पेस्ट होते थे, इंसेक्ट्स होते थे, तो उनको मारने के लिए जो है इन्होंने कोई इंसेक्टिसाइड बनाई और छोटा-मोटा इसने खुद जो है वो अपनी लैबोरेटरी बनाई, वहाँ से मेडिसिन बनाने लगे। लेकिन वो मेडिसिन का रिएक्शन इतना था कि इसको खुद को भी इफ़ेक्ट करने लग गया तो 2-3 महीने के बाद इन्होंने वो बिज़नेस जो है वो छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने एक छोटा-सा ट्रिप लिया, जो इन्होंने बोनस एयर्स से शुरू किया और कुछ छोटे-मोटे सिटीज़ तक गए। लेकिन अ, वहाँ पे जब वो गए तो उनको पता चला कि यार ये दुनिया तो कुछ देखने की चीज़ है, ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो चे गुएवारा जो है वो छोटा एक साइकिल वाली बाइक लेके गए और साइकिल वाली बाइक से इन्होंने ट्रैवल किया, उसका एक इंजन एक कंपनी ने उसको लगा के दिया। तो वहाँ से उनका अर्ली एक्सपीरियंस हुआ और उनको बड़ा मज़ा आया कि ये चीज़ एक्सप्लोर करनी है। तो उनके एक दोस्त जो थे उनका नाम अल्बर्टो ग्रेनाडो था। तो उनको भी बड़ा शौक था ट्रैवलिंग का। अल्बर्टो गेरनाडो ने कुछ अरसे के बाद जब चे गुएवारा चौथे साल में थे मेडिसिन के, तो उनको कहा कि यार मेरा आइडिया है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो अर्जेंटीना है, इसके अलावा भी जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है इसको सारा एक्सप्लोर करूँ। तो क्या आप मेरे साथ आएँगे? तो चे गुएवारा तो इसी बात का इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा जी बिल्कुल आऊँगा। लेकिन इस जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ। वो ये हुआ कि चे गुएवारा को प्यार हो गया। चे गुएवारा साहब को एक यानी कि पुरानी उन्होंने लड़की देखी हुई थी बचपन में, लेकिन जब वो मेडिसिन में थे तकरीबन 21-22 साल के, तो वो दोबारा एक किसी फैमिली फंक्शन में गए तो वहाँ पे उनको लड़की मिली जिनका नाम था चिचेनिया। आई डोंट नो कि इसकी प्रोनाउंसिएशन यही है। चिचेनिया जो थी वो इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल के ऊपर, आपको मिल जाएगी। चिचेनिया के साथ जो है उनकी थोड़ी गपशप होना शुरू हो गई, तो क्योंकि चे गुएवारा जो है वो बहुत ज़्यादा लिटरेचर पढ़ते थे। बहुत बड़े राइटर्स जैसे काफ्का, साल्टे, बर्ट्रैंड रसेल, जैक लंदन, नीत्शे, कार्ल मार्क्स और बहुत ज़्यादा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, कंटेम्परेरी हिस्ट्री, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, जितनी भी बड़े-बड़े वर्क्स थे, इन्होंने पढ़े हुए थे। और इन्हीं वर्क्स को जो है वो जब लोगों को स्टोरियाँ सुनाते थे तो लोग जो है इनकी तरफ बहुत ज़्यादा कैप्टिवेट होते थे। तो उस लड़की को भी ये पसंद आ गए, तो इनका आहिस्ता-आहिस्ता रोमांस चलना शुरू हो गया। लेकिन लड़की के घर वालों को चे गुएवारा पसंद नहीं थे। अब चे गुएवारा क्यों पसंद नहीं थे? इस वजह से पसंद नहीं थे कि चे गुएवारा जो है वो 1-1, 2-2 महीने नहाते नहीं थे। ना वो अपने कपड़े चेंज करते थे, ना वो अपने ट्राउज़र चेंज करते थे। और इस चीज़ को चे गुएवारा जो है बचपन में बड़ा प्राउडली अपने दोस्तों को बताते थे कि भाई आपको पता है मैं कितने दिन नहीं नहाया? तो अगले कहते थे हाँ भाई कितने दिन हो गए? तो ये फिर आगे से छोड़ते थे कि जी मैं 1 महीना हो गया नहीं नहाया, मैं 2 महीने हो गए नहीं नहाया। यानी कि इस तरह की उनकी कोई अजीब किस्म की शख्सियत थी। बहरहाल आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं नहाते थे, या वो एक बचपन में सबको आदत होती है मज़ाक करने की, या वो इश्यू एक हो सकता है। बहरहाल उन्होंने हज़ार दास्तान, अलिफ लैला वाली भी पूरा वॉल्यूम पढ़ा हुआ था, उसमें जितना भी रोमांस था तो वो उनको बड़ा पसंद आया, तो वो जो लव की तरफ ज़्यादा जो है वो मोटिवेट हो गए। तो अब उनको प्यार भी हो गया और वो कुड़ी से लड़की से मिलने लग गए। लेकिन लड़की के फैमिली वाले अब चे गुएवारा को पसंद नहीं करते थे। वो क्यों नहीं पसंद करते थे? एक तो वो फैमिली अरिस्टोक्रेटिक थी। दूसरा ये था कि वो फैमिली जो है वो ब्रिटेन और अमेरिका को बड़ा पसंद करती थी, उनका बैकग्राउंड वही था। चे गुएवारा साहब जो थे वो स्टांच अपोनेंट थे ब्रिटिश और अमेरिकन के। वो क्यों थे उसकी भी रीजन थी। पहली बात तो ये है कि वो चर्चिल को बहुत नापसंद करते थे। अब इस वक्त वर्ल्ड वार भी शुरू हो चुकी थी और वर्ल्ड वार में जो है वो नाजियों के सख्त अगेंस्ट थे। नाजियों के सख्त अगेंस्ट थे और नाजियों के खिलाफ उन्होंने जो है वो स्पाइंग भी की। एक दफ़ा तकरीबन पकड़े जाने वाले थे, शूट होने वाले थे नाजीज की तरफ से, लेकिन बच गए। लेकिन ब्रिटिश के फेवर में नहीं थे, ना ही अमेरिकन के फेवर में थे, क्योंकि उनको लगता था कि भाई नाजीज का इंपीरियलिज्म जो छोटा मोटा यूरोप में है उसको रिप्लेस करके डिथ्रोन करके अमेरिकन जो है वो अपना एक न्यू इंपीरियलिस्ट डिजाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं। मतलब उन्होंने साउथ अमेरिका के ऊपर गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर डाले हुए हैं, वहाँ पे वो गवर्नमेंट चेंज करते रहते हैं, सारी जो रिसोर्सेज हैं वही लेके जा रहे हैं। तो चे गुएवारा को बहुत नापसंद थे, इसीलिए कि वो जो
चेचेनिया की फैमिली थी, उसको पसंद थी ये सारे अमेरिकन और ब्रिटिशर। तो एक दफ़ा उनके वालिद बैठे हुए थे लड़की के, चे गुएवारा भी उनके साथ खाना खा रहे थे, तो उन्होंने चर्चिल की तारीफ़ें की। तो चर्चिल को जो है चे गुएवारा ने कहा, ये तो इंतहाई घटिया शख्स है, इसने तो बेड़ा गर्क कर रखा है दुनिया का। हर जगह ये कहते हैं कि ब्रिटेन एम्पायर जो है वो टूटनी नहीं चाहिए, लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट नहीं दे रहे। तो उनके वालिद वहाँ से उठ के चले गए और उनको बहुत बुरा लगा। बाद में अब अल्बर्टो ग्रेनाडो के साथ जो ट्रिप की प्लानिंग है वो हो रही थी, तो वो वहाँ पे गए, कैडोबा गए। कैडोबा में जो है उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो है उनकी बाइक से, जो अल्बर्टो ग्रेनाडो की थी उनकी बाइक से जाएंगे। जहाँ से फिर वो जो फेमस मोटरसाइकिल डायरीज हैं वो लिखते हैं, मतलब उनकी वो डेली की रूटीन्स लिखते हैं, वो बाद में उनकी डेथ के बाद 1990s में पब्लिश होती हैं। अच्छा, जब वो मोटरसाइकिल डायरीज वाला जो सफ़र है वो शुरू करने लग रहे होते हैं, तो वो लड़की के पास जाते हैं और एक तो उनके लिए एक गिफ्ट लेके जाते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कम बैक अगेन, कि अगर ये लड़की ने ले लिया, इसका मतलब कि लड़की मेरा इंतज़ार करेगी। दूसरा, फिर उसने वहाँ पे पहुँचे, लड़की को प्रपोज़ किया कि भाई मैं तो आपके बगैर रह नहीं सकता, मेरी ज़िंदगी मौत आप हैं। और वहाँ पे उन्होंने हालाँकि 24 घंटे स्टे करना था, लेकिन उस लड़की की वजह से, वो क्योंकि लड़की को मिलने गए, रास्ते में लड़की का वो फार्म हाउस आता था, वहाँ पे उसको मिले। तो 8-10 दिन लग गए, तो अल्बर्टो गिरनाडो जो उनके साथ थे, उनको लगा कि यार ये बंदा तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, ये तो लड़की के चक्कर में फारिग हो गया। तो शिगवारा ने लड़की को प्रपोज़ किया और उनको कहा कि आप मेरा इंतज़ार करें जब तक मैं वापस आता हूँ। तो लड़की ने कहा कि जी, ये कम बैक अगेन वाली भी चीज़ मैं गिफ्ट नहीं लेती। शिगवारा ने कहा चलो आप मुझे कोई अपना हार वगैरह दे दें जो मुझे आपकी याद दिलाए, तो उसने वो भी इनकार कर दिया। लेकिन फाइनल इनकार नहीं किया, उसने कहा आप सफ़र पे निकले, मैं आपको लेटर लिखूंगी। तो जब वो सफ़र पे निकल गए, फिर सफ़र की अलग स्टोरीज हैं और वो डिफरेंट जगह पे जाते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। और एक दफ़ा तो वो भगा के जा रहे थे, कार उनको खींच के लेके जा रही थी, तो चिकवारा साहब जो हैं उनकी जो ब्रेक्स हैं वो फेल हुई और उनने कलाबाजियाँ खाते हुए, लगते लगते एक भगारी सो रहा था उसके ऊपर जा गिरे। तो वो कलाबाजी खाते हुए एक भगारी के ऊपर जा गिरे, भगारी साहब बेचारा सो रहा था। तो वो उठ गया, उसने कहा भाई साहब कहाँ से टपके हो, ऊपर से आए हो नीचे से आए हो, मैं तो सुकून से सो रहा था। तो भखारी ने फिर उसको स्टोरियाँ सुनाई, मैं कैसे लाइफ गुजारता हूँ, कैसे सोता हूँ, कैसे जागता हूँ, कैसे खाता हूँ, कैसे पीता हूँ। तो यहाँ पे एर्नेस्टो चे गुएवारा को लगा कि यार ये ज़िंदगी थोड़ी अजीब है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे सोशल ऑर्डर को सिस्टम जो है ना वो ऊपर नीचे है। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा महल में रहे और एक बंदा बेचारा सड़क पे सो रहा हो, और दोनों की जो है वो पैदाइश इक्वल हो, रिसोर्सेज जो हैं वो नेचुरल हैं, वो सारों की इक्वल हैं, लेकिन कुछ तो इस सोशल ऑर्डर में गड़बड़ है कि कुछ लोगों को सब चीज़ें मिल रही हैं और कुछ कुछ को कंबल भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ से उनकी थोड़ी सी जो जज्बात हैं, ख्यालात, वो तब्दील होना शुरू हो गए। अब एक और जगह पे गए रास्ते में, तो वहाँ पे उनको एक कपल मिला जिनका जो मोहतरमा का शौहर था वो एक माइन में वर्क करता था। तो चिगवारा को उसने स्टोरी सुनाई, यार मैं तो कान में काम करता हूँ और वहाँ पे जो है अमेरिकन जो है वो, वहाँ पे लीडर्स हैं, वो सारी एक्सप्लोइटेशन वही कर रहे हैं और वो इतनी तनख्वाह हमें नहीं देते कि हम जो है वो दूसरा कंबल ले लें, हम दोनों एक ही कंबल में सोते हैं। तो इनके पास जो अपना कंबल था ये उसने उसको दिया और उसको कहा हमें कान का विजिट करवाएं। और वो कान जो थी वो सिल्वर की थी और सिल्वर का सबसे बड़ा वो ज़ख़ीरा था। और ये थी जी, अब अर्जेंटीना से निकल के ये चिली पहुंच चुके हैं, ये चिली में था। तो चिली के अंदर उस कान में गए तो अमेरिकन को उन्होंने बताया कि हम डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, वैसे टूरिस्ट हैं तो विजिट कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो है ये सारी स्टोरियाँ लिख रहा था। इसने कान का विजिट किया, वहाँ पे वर्कर्स की हालत देखी, तो इनको बड़ा गुस्सा आया कि यार ये तो यहाँ पे गधों से भी बेहतर बदतर लाइफ गुजार रहे हैं इनके वर्कर्स। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, फिर उन्होंने अमेरिकन के बारे में लिखना शुरू कर दिया कि यार ये इनका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ से निकाल के अपने मुल्क में लेके जा रहे हैं और आम लोगों को यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा। फिर एक और जगह पे जाते हैं, वहाँ पे जो है एक और कान होती है, वहाँ पे वो वर्कर्स को देखते हैं उनकी हालत, तो यहाँ पे फिर वो लिखना शुरू कर देते हैं कि भाई ये कोई ऐसा सोशल ऑर्डर है दुनिया में कि यहाँ पे जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, क्योंकि वो मार्क्स पढ़ते थे तो मार्क्सिस्ट राइटिंग के हवाले से वर्कर्स, लेबर या प्रोलेटेरिएट्स के बारे में ही लिखते थे। तो इनके लिए कुछ सिस्टम जो है वो गलत है और इस सोशल ऑर्डर को जो है वो ब्रेक डाउन होना चाहिए, सोशल ऑर्डर से तो दुनिया वर्क नहीं कर सकती। तो यहाँ से फिर उन्होंने मोटरसाइकिल डायरी में डिटेल में लिखना शुरू किया, जिन लोगों से भी मिलते थे उनके एक्सपीरियंसेस लिखते थे और ज़िंदगी के बारे में लिखना शुरू कर दिया। फिर भी बहुत सी स्टोरीज़ हैं, वो एक जगह पे जा रहे होते हैं, फिर आगे एक समंदर आता है, चिली से लेके पीरो तक जो है वो एक शिप के ज़रिए जाते हैं। वहाँ पे एक शिप जा रही होती है, जो छुप के जो है उस शिप के अंदर घुस जाते हैं और उसकी वाशरूम में छुप जाते हैं। और सारे दिन वाशरूम में छुपे रहने के बाद इनको भूख लगती है, तो ये बाहर आते हैं और कैप्टन साहब इनको पकड़ लेते हैं और उनको कहते हैं कि भाई हम मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, हम दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप हमें कुछ खाने को दें, लेकिन सलाह भी दें, आपकी जो मर्जी है। तो वहाँ पे खाना तो उनको दे देता है, लेकिन फिर उनकी ड्यूटी लगा देता है कि जी अल्बर्टो कर्नाडो जो है वो प्याज श्याज काटेगा, हमारे साथ खाना बनवाएगा और चिकवारा साहब जो है वो लेटरिन साफ करेगा। तो इसको बड़ा गुस्सा आता है। तो वहाँ पे वो लिखता है कि भाई यहाँ पे कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, मेरा काम चेंज करो, मैंने वाशरूम साफ नहीं करना। लेकिन फिर उसको कहते हैं नहीं कि आपने यही काम करना है। फिर एक जगह पे जब वो पीरो चले जाते हैं, तो वहाँ पे स्टे कर रहे होते हैं, तो इसको लेटर मिलता है अपनी जो महबूबा हैं उनका, और वो फिर इनको कहती हैं कि हज़रत साहब मैं आपका इंतज़ार नहीं कर सकती।
यहाँ पे चे गुवेरा साहब को एक लम्हे के लिए लगता है कि शायद दुनिया ख़त्म हो गई है, शायद अब मेरा कोई पर्पज़ नहीं है यहाँ पे रहने का, क्योंकि मोहब्बत में तो नाकामी हो गई है, तो अब मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है। इसके बाद जो है वो असली चे गुवेरा अपने चे गुवेरा बनने के सफ़र के ऊपर रवां-दवां होंगे। पेरू से कंबोडिया जाएँगे, कंबोडिया से आगे इक्वाडोर और बहुत से जो हैं वो मुल्क एक्सप्लोर करेंगे। फिर जो है अपनी महबूबा को भूल जाएँगे और उनको लगता है कि फिर अब मेरी जो ज़िंदगी का पर्पज़ है, वो अब कुछ और है। अब वो और पर्पज़ क्या है उसकी डेवलपमेंट्स हम अगली वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। चे गुवेरा के बारे में हम पहले एक वीडियो में बात कर चुके हैं जिसमें हमने उसकी अर्ली लाइफ के बारे में डिस्कशन की। चे गुवेरा के ऊपर सबसे जो मुस्तनद किताब है वो जॉन ली एंडरसन ने लिखी है, जिसका नाम है चे गुवेरा अ रेवोल्यूशनरी लाइफ, और ये बहुत ही बड़ी किताब है, तकरीबन 800 पेजेस तक जाती है और बहुत ही कमाल की बुक है। और इस जैसी बायोग्राफी आई हैवंट रेड येट, बहुत मज़े की बुक है। पहली वीडियो में हमने कुछ चैप्टर्स में से बात की थी जिसमें हमने उसकी अर्ली लाइफ के बारे में बात की थी, जिसमें चे गुवेरा जो है वो मोटरसाइकिल डायरीज़ के ऊपर हमने बात की थी। चे गुवेरा मोटरसाइकिल लेके निकल चुके थे। अब वहाँ पे हमने बात की थी कि चे गुवेरा जो है जब डिफरेंट माइंड्स वगैरह विजिट करता है तो उसको पता लगता है कि ये तो दुनिया में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। एक और चीज़, चे गुवेरा की मोहब्बत के बारे में हमने बात करनी है कि कैसे चे गुवेरा को जब एक लड़की ने रिजेक्ट किया तो उसकी लाइफ कैसे तब्दील हुई। मोटरसाइकिल जर्नी पे निकलने से पहले चे गुवेरा ने एक लड़की को प्रपोज किया था जिसका नाम था चेचानिका। चे गुवेरा ने उसको कहा था कि जी आप मेरे लिए वेट करें, मैं वापस आऊँगा। तो उस लड़की ने चे गुवेरा को कहा कि आप जाएंगे तो मैं आपको रास्ते में खत लिखूँगी। चे गुवेरा जर्नी पे जब निकल पड़े, एक दिन वो सोए हुए तो कहीं से खत आ गया, तो खत में रिजेक्शन थी। लड़की ने चे गुवेरा को रिजेक्ट कर दिया। अब चे गुवेरा का दिल बिल्कुल टूट चुका था, बिल्कुल बेबस पड़ा आसमान को देख रहा था, सोच रहा था इस लाइफ का क्या फ़ायदा जिसमें मेरे साथ मेरा महबूब ही ना हो। बिल्कुल स्टेट ऑफ डिस्पायर थी। तो कोई पीछे किसी ने आवाज़ दी कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू पीपल। चे गुवेरा ने मुड़ के देखा क्या बोल रहा है भाई। बंदे ने उसको समझाया कि फ्यूचर बिलोंग्स टू पीपल, मुस्तकबिल लोगों का है। तो चे गुवेरा ने उससे पूछना शुरू किया तो उसने बताया कि भाई साहब फ्यूचर में लोग उठेंगे, ये जो ऑर्डर है इसको ओवरथ्रो करेंगे। मैंने कहा कौन सा ऑर्डर? तो उसने उसको एक्सप्लेन किया कि जी हम जो है वो एक ऑर्डर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोगों की इक्वालिटी लाए। तो चे गुवेरा ने फिर उसके साथ कुछ माइंड्स विजिट की, डिफरेंट जगहों पे गया तो उसको पता लगा कि भाई साहब ये तो वाकई सोशल ऑर्डर में प्रॉब्लम है। जहाँ पे लोग रोडों पे सो रहे हैं, लोग जो है उनके पास खाने को कुछ नहीं है, और कुछ लोगों के पास जो है वो इतना सब कुछ है कि वो एक जगह से दूसरी जगह भी जहाज़ पे जाते हैं। इस वजह से चे गुवेरा के अंदर जो है वो ख्यालात चेंज होने लग गए कि अब मैंने अपनी लाइफ का जो पर्पज़ है वो लोगों की सर्विस में गुजारना है। अब चे गुवेरा की जो मोटरसाइकिल जर्नी है अब वो सेम नहीं रही। वो वापस आए, दोबारा से अपने दोस्त अल्बर्टो ग्रेनाडो के साथ दोबारा जर्नी शुरू की और लैटिन अमेरिका विजिट किया, और उसमें बहुत सी स्टोरियाँ हैं कैसे कैसे उन्होंने सफ़र किया। तो आखिरकार वो ग्वाटेमाला पहुँचते हैं। अब ग्वाटेमाला जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो है वो एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट होती है, लेकिन उसको जो है ओवरथ्रो करने की कोशिश की जा रही होती है CIA के थ्रू। तो CIA जो है एक आर्मी बनाती है, रेबल आर्मी, और वो जो है ग्वाटेमाला को जो है इन्वेड कर देते हैं, और ऊपर से CIA के फुल प्लान के मुताबिक फोर्सेस हमला करती हैं और ओवरऑल ग्वाटेमाला के ऊपर कब्जा हो जाता है। चे गुवेरा पहले मैक्सिकन एम्बेसी में जो है वो रिफ्यूज लेते हैं, उसके बाद वो मैक्सिको चले जाते हैं। अब मैक्सिको के अंदर उसका लाइफ टर्निंग पॉइंट होता है। मैक्सिको के अंदर चे गुवेरा मिलते हैं राउल कास्ट्रो जो फिडेल कास्ट्रो के भाई हैं, और वहाँ पे वो फिर उनको पता लगता है कि जी 1953 के अंदर बैरिक्स अटैक बहुत फेमस है क्यूबा के अंदर, जिसको 26 जुलाई मूवमेंट कहते हैं। तो 26 जुलाई को 1953 में एक यंग लायर जिसका नाम फिडेल कास्ट्रो था, उसने बैरिक्स के ऊपर हमला किया अपने कुछ साथियों समेत, लेकिन पकड़े गए, फिर उसको कैद हो गई। 1955 में वो रिहा हुए और मैक्सिको भाग गए। अब वहाँ पे फिडेल कास्ट्रो का भाई चे गुवेरा को मिला, दोनों की एक्सचेंज हुई, तो चे गुवेरा बड़ा इंप्रेस हुआ। दोनों के आइडियाज़ सेम थे, दोनों कार्ल मार्क्स को पढ़ते थे। अब फिडेल कास्ट्रो को लोगों की ज़रूरत थी क्योंकि फिडेल कास्ट्रो अगेन इन्वेजन प्लान कर रहा था क्यूबा के अंदर। अब फिडेल कास्ट्रो चे गुवेरा से मिला तो वो भी बड़ा इंप्रेस हुआ। चे गुवेरा जो है वो मेडिकल कंप्लीट करके पहुंच चुका था और अच्छा मेडिकल स्पेशलिस्ट था, डिफरेंट रिसर्च पब्लिकेशंस कर चुका था। ये हम शॉर्टकट मार रहे हैं क्योंकि बुक इतनी लंबी है कि अगर हम इस पर बैठ जाएँ तो ये पूरा दिन लगे रहेंगे। अच्छा, टू कट स्टोरी शॉर्ट, चे गुवेरा को ऑफर आती है कि आप एज अ डॉक्टर हमारी आर्मी में जो है हमें सपोर्ट करें। चे गुवेरा मान लेते हैं, एज अ डॉक्टर वो उनके साथ जाएंगे। अब मसला ये है कि अभी क्यूबा के अंदर जो है वो फुल ब्लोन मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, फिडेल कास्ट्रो के पास कुछ नहीं है। तो फिडेल कास्ट्रो लोग इकट्ठे कर रहा है, छोटी सी आर्मी बना रहे हैं, और आर्मी में कितने लोग हैं? अब आर्मी ग्रो करती करती मैक्सिमम 80 लोग उसके पास होते हैं, और 80 लोगों को लेके वो एक शिप लेते हैं जिसका नाम ग्रैंडमा होता है, और ये बहुत फेमस है क्यूबा के अंदर ग्रैंडमा इन्वेजन। कि वो जो है प्लान करते हैं कि जी हम जाएंगे वहाँ पे इन्वेड करेंगे, आगे हमें लोग जो है उनकी अपनी पार्टी के मेम्बरान रिसीव करेंगे। अब जब ये समंदर में उतरते हैं मैक्सिको से क्यूबा की तरफ,
समंदर में तूफान आ जाता है, तूफान इनको जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे ले जाता है जहाँ पे आगे उनको पता होता है कि क्यूबा की आर्मी बैठी है। अब वो आर्मी उनको अटैक कर देती है, ये सारे भाग पड़ते हैं। फिडेल कास्ट्रो कहीं गया, राल कास्ट्रो कहीं गया, हर कोई भाग रहा है। तो चे गुएवारा के साथ भी 2-4 लोग होते हैं, तो इसको जो है एक बुलेट लगता है। अब ये लेटा हुआ है, बुलेट लगा हुआ है, सोच रहा है यार मैं तो रेवोल्यूशन पता नहीं क्या क्या सोच रहा था और यहाँ पे तो मेरी लाइफ खत्म हो गई। साथ में एक बंदा थप्पड़ लगाता है, भागो भाई पीछे आर्मी आ रही है। फिर इसको पता चलता है कि यार अभी तो जिंदा हूँ। खैर वहाँ से भाग के टोटल बचते हैं 5 लोग। अब 5 लोग ये वाक करते करते छुप छुपा के एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे इनको फिडेल कास्ट्रो मिल जाता है और टोटल लोग बचते हैं 12। अब ये 12 लोग कैसे क्यूबा का फ्यूचर चेंज करेंगे? अब ये 12 लोग ऐसा ऐसा जो है पीजेंट्स को कन्वर्ट करते हैं कि भाई साहब आप लोग हमें सपोर्ट करें, हम आपको ज़मीनें देंगे, क्योंकि ये फ्यूडल लॉर्ड्स लैंड लॉर्ड्स के पास जो ज़मीनें हैं ये आपकी हैं, ये आपका राइट है। करते करते आर्मी बढ़ती जाती है और वो एक पहाड़ी सिलसिले में जाके एस्टैब्लिश हो जाते हैं जिसका नाम है सियरा मिस्त्रा। सियरा मिस्त्रा के अंदर रह के वो फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं और ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है कि 1955 के एंड पे इनकी लैंडिंग हुई और 1958 में जाके वो रेवोल्यूशन ले आते हैं, तकरीबन जनवरी 1958। अब ये ऐसा ऐसा छोटी मोटी जो है झड़पें शुरू कर देते हैं आर्मी के साथ। तो चे गुएवारा जो है वो पहला कमांडर बनता है फिडेल कास्ट्रो के अंदर, सेकंड कमांड, जिसकी कमांड के अंदर टोटल 2 लोग होते हैं, 3 बंदों के कमांडर। और टोटल आर्मी कितनी है? 12 बंदों की। उनमें से 2 बड़े कमांडर हैं, एक राल कास्ट्रो एक फिडेल कास्ट्रो, और साथ हैं क्या कहते हैं चे गुएवारा कमांडेंट। चे गुएवारा के अंदर 2 लोग होते हैं। तो ये ऐसा ऐसा फिर डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं और बढ़ते बढ़ते फिर इनकी आर्मी भी ग्रोथ होती जाती है, प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, ऐसे जर्नलिस्ट को बुलाते हैं। तो चे गुएवारा जो है वो इंतहाई करिश्मेटिक फिगर होते हैं। इतने करिश्मा इनके पास होता है कि ये हर किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, कन्विंसिंग पावर ज़्यादा होती है, ऑरेटरी होती है, तो आर्मी बढ़ती जाती है। लेकिन चे गुएवारा बहुत रूथलेस होते हैं, डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त होते हैं, ये किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करते। इस वजह से चे गुएवारा जो है वो ऐसा ऐसा स्ट्राइक होते जाते हैं कि वो जो भी रेवोल्यूशनरी आर्मी में कुछ भी अगर लगड़ हो, सुस्त हो, उसको कहते हैं इसको एलिमिनेट कर दो। इस वजह से इसका नाम थोड़ा बदनाम भी हो गया। अब फिडेल कास्ट्रो बड़ा पॉलिटिशियन था, वो फ्रंट लाइन पे चे गुएवारा और इसके साथियों को भेजता है। तो चे गुएवारा जो है अपनी कैपेसिटी के थ्रू ऐसा ऐसा जो है वो ज़मीन इन्वेड करता जाता है और एक जगह पे ये छोटी सी अपनी हुकूमत बना लेते हैं। वहाँ पे पहली हुकूमत जो है वो चे गुएवारा एस्टैब्लिश करता है, वहाँ पे ये लोगों को ज़मीनें देते हैं, मेडिकल एक छोटी सी डिस्पेंसरी बना देते हैं। तो ये बहुत मशहूर हो जाता है और फिडेल कास्ट्रो की हुकूमत के जो प्लान है वो भी मशहूर हो जाते हैं कि यहाँ पे तो लोगों को ज़मीनें मिल रही हैं, यहाँ पे तो इक्वल राइट्स हैं। लेकिन वहाँ पे फिर आर्मी इन्वेड कर देती है। अब आर्मी की जो डिक्टेटरशिप है जिसका नाम जनरल बटिस्टा है वो फुली अमेरिका के थ्रू जो है वो सपोर्ट किए जा रहे हैं। अब अमेरिका के अंदर भी ऐसा ऐसा वो खबरें पहुँचना शुरू हो जाती हैं कि यार ये बड़ा खतरनाक बंदा है, एक यंग रेवोल्यूशनरी जिसका नाम चे गुएवारा है, तो इसको अब कैसे काउंटर करें। तो वो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं कि ये जी कम्युनिस्ट है। लेकिन ऐसा ऐसा जो है ये चे गुएवारा सिस्टम एस्टैब्लिश करता जाता है। फिर अब इतनी पावर इनके पास आ जाती है कि जब इनकी आर्मी 300-400 हो जाती है तो ये फिर फिडेल कास्ट्रो जो है इनको एस्कैम्ब्री भेजता है। एस्कैम्ब्री जो है इलाका है वो क्यूबा के सेंट्रल में, क्योंकि क्यूबा लंबा सांप की तरह है। एस्कैम्ब्री अगर ये कब्जा कर लें तो ये क्यूबा को हाफ में कट कर देंगे, हाफ में कट करेंगे तो एक हाफ पे ये इक्वली हुकूमत बना सकते हैं। चे गुएवारा एस्कैम्ब्री पहुँचते हैं, वहाँ पे करते कराते ही डिफीट्स द एनिमी फोर्सेस। जब एनिमी फोर्सेस को डिफीट करते हैं अब जो है क्यूबन मिलिट्री डिक्टेटर बटिस्टा वो फुल ब्लोन इन्वेजन शुरू कर देता है कि भाई ये तो कब्जा होने लगे। अब अगर इस इन्वेजन को चे गुएवारा रोक लेता है तो ही वुड बी बेस्ट ऑफ ऑल कमांडर्स। अब वो इन्वेजन होती है, आर्मी की हालत बहुत बुरी होती है, फ्रंट लाइन्स पे वो पीछे बैक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिडेल कास्ट्रो फिर ची को फ्रंट लाइन्स पे भेजते हैं और वहाँ पे ये एस्टैब्लिश हो जाते हैं और आर्मी को जो है आखिरी एक बैटल में शिकस्त देते हैं। तो आर्मी का मोरल भी गिर जाता है, वो फिर रिट्रीट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो है ग्रेजुअली अब ये मार्च करना शुरू कर देते हैं हवाना की तरफ। बढ़ते बढ़ते एट लास्ट जनवरी 1958 में ये हवाना तक इर्द गिर्द पहुँच जाते हैं। हवाना से पहले एक शहर होता है जिसको कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको कैप्चर करते हैं। हवाना में फिर मार्च टू हवाना, वहाँ पे जब चे गुएवारा पहुँचता है तो फिडेल कास्ट्रो एक डिफरेंट सिटी में है। अब फिडेल कास्ट्रो से चे गुएवारा ज़्यादा मशहूर हो चुका है और हवाना के अंदर लोग इसके ऊपर यानी कि फुली इसके जादू में, इसके शहर में आ चुके होते हैं। अब फिडेल कास्ट्रो को लगता है कि ये बंदा भी मेरे लिए खतरा है। तो फिडेल कास्ट्रो जहाँ पे जिस शहर को पहले उसने कब्जा किया वो उसी जगह पे एस्टैब्लिश होकर वहीं पे हुकूमत का ऐलान कर देता है। अब चे गुएवारा को कैसे कंट्रोल करना है, ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल गेम है। अब मसला ये है कि अगर चे गुएवारा को सेकंड इन कमांड रखे तो चे गुएवारा तो फिडेल कास्ट्रो से ज़्यादा कैरिस्मेटिक है, ज़्यादा खूबसूरत भी है। इस वजह से अब वो चे गुएवारा को छोटी पोस्ट देता है। वो चे गुएवारा को एक बिल्कुल आउट पोस्ट पे भेज देगा जहाँ पे उसको कहेगा ये आपने बंदों की ट्रेनिंग करनी है फ़ौज के लिए। तो चे गुएवारा को वो साइड पे कर देता है। अब चे गुएवारा को नहीं लगता कि मैं साइड पे हो रहा हूँ, उसके साथ बंदों को लगता है, लेकिन चे गुएवारा फिर भी फुली डिवोटेड होता है फिडेल कास्ट्रो से। जब साइड पे जाता है तो वहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ के रेवोल्यूशनरीज आना शुरू हो जाते हैं। तो चे गुएवारा अब दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन प्लान करने का सोच रहा होता है कि अब पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आना चाहिए। वो फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में जैसे पेरू है, बोलीविया है, अर्जेंटीना है,
ग्वाटेमाला है, डिफरेंट कंट्रीज़ में छोटे छोटे आर्म ग्रुप्स को तैयारी शुरू करवा देता है। लेकिन क्यूबा अब आइसोलेट होना शुरू हो जाता है क्योंकि चे गुएवारा की जो पॉलिसीज़ हैं रेवोल्यूशन की, ये अमेरिका जो है बिल्कुल नहीं मानता। इसके बाद जी 1960s ऑनवर्ड चे गुएवारा का राइज पूरी दुनिया में फैल जाता है। 1960s में चे गुएवारा जो है वो पाकिस्तान भी आता है। अयूब खान से मुलाकात के दौरान चे गुएवारा उनको क्यूबा की रेवोल्यूशन के बारे में इन्फॉर्म करता है, लेकिन अयूब खान उस वक्त अमेरिका के मोस्ट अलाइड थे। इस वजह से चे गुएवारा को यहाँ से नाकामी से वापस लौटना पड़ता है। हिंदुस्तान के अंदर चे गुएवारा को ग्रेट हीरोइक वेलकम मिलता है। नेहरू से बातचीत होती है। नेहरू को पहले चे गुएवारा आइडियलाइज करता था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की वजह से। इस वजह से चे गुएवारा जो है नेहरू के साथ अच्छी फ्रेंडशिप कर लेता है। अब जो है चे गुएवारा चाहता है कि जो क्यूबा है, क्यूबा की मिसाल पूरी दुनिया में वो कापी हो, लेकिन चे गुएवारा के आइडियाज़ यहाँ पे मिसमैच होते हैं। हर जगह पे चे गुएवारा समझता है कि हर जगह पे रेवोल्यूशन जो है वो आर्म्ड रेबिलियन के थ्रू आना चाहिए, लेकिन ये रेवोल्यूशन हर जगह पॉसिबल नहीं है। इस वजह से चे गुएवारा जो है सोवियत यूनियन को अप्रोच करते हैं, उधर विजिट करते हैं कि भाई साहब आप लोग हमें फुल ब्लॉन सपोर्ट करें, आप हमारे साथ मिल के जंग लड़ें, आप हमारे साथ मिल के अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ें। तो वो एक खुफिया डील के थ्रू सोवियत यूनियन को कन्विंस कर लेता है कि आप जो है क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल लगाएं। अब न्यूक्लियर मिसाइल जब थोड़े बहुत इस्टेब्लिश होते हैं तो वो डिटेक्ट कर लेती है CIA की डिटेक्शन के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका की जो है आपस में डिस्कशन शुरू हो जाती है और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस फेमस इशू शुरू हो जाता है। यहाँ पे अब सोवियत जो है वो एग्री कर लेते हैं कि हम मिसाइल्स वापस ले आएंगे अगर अमेरिका टर्की से अपने मिसाइल निकाले। ये बात अब चे गुएवारा को बहुत बुरी गुजरती है, तो वो तनकीद करना शुरू कर देता है कि आप लोग कैसे यार एंटी इंपीरियल हैं, आप तो अमेरिका के आगे घुटने टेक गए, आपको तो मिसाइल मारना चाहिए था, न्यूक्लियर हमला कर देना चाहिए था। इस तरह के तो सोवियत के साथ चे गुएवारा के ताल्लुकात ख़राब होते हैं। फिडेल कास्ट्रो को कहते हैं तो जी ये बंदे को साइड पे कर, यार इंतहाई फारिग दिमाग है, क्योंकि चे गुएवारा के दिमाग में एक आइडियलिज्म भरा हुआ है कि जी हर जगह इनकलाब आएगा, वो लोगों के साथ मिल के काम करना चाहता है। ऑफिस वर्क के बाद वो फैक्ट्री में चला जाता था, लोगों के साथ काम करता था, इंतहाई हाईली रूथलेस डिसिप्लिन। तब क्यूबा के अंदर जो है ऐसा ऐसा फिडेल कास्ट्रो क्योंकि पॉलिटिशियन है, उसका दूसरे कंट्री से क्या लेना देना, तो वो क्यूबा को ख़राब करना शुरू कर देता है। इस वजह से फिडेल कास्ट्रो उसको फिर दुनिया के मिशन पे भेजते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में घूमता है। फिर 1965 तक जाके अब वो हार्ट ब्रोकन हो चुका होता है। वो एक जगह पे स्पीच दे के आता है बेनविला के साथ, जो कि अल्जीरिया के रेवोल्यूशनरी थे। तो वो सोवियत पे तनकीद करता है कि यार किसी काम के नहीं है। इसी तरह चाइना पे तनकीद करता है, चाइनीज़ के साथ अच्छी फ्रेंडशिप होती है उसकी पहले तो अब जो है चे गुएवारा क्यूबा को छोड़ के और जगह पे रेवोल्यूशन लाना चाहता है। तो चे गुएवारा प्लान करता है कि सबसे पहले जी मैं जाऊँगा कांगो में जाके रेवोल्यूशन लाऊंगा। कांगो में जाता है, वहाँ पे जो लोग हैं वो उसको इस तरह से सपोर्ट नहीं करते क्योंकि चे गुएवारा का जो पर्सनैलिटी है वो मैच नहीं करती। लोग बड़े डिसोबीडियंट हैं, जो उसकी आर्मी होती है उसमें एथनिक कन्फ्लिक्ट होता है। कांगो से नाकाम होकर चे गुएवारा वापस आता है खुफिया तौर पे क्यूबा। अब क्यूबा से दोबारा वो प्लान करता है कि अब जो है मैं अर्जेंटीना जाऊंगा, लेकिन अर्जेंटीना से पहले बोलीविया के अंदर इंकलाब लाऊंगा। अब बोलीविया के अंदर कंडीशंस वो वाली नहीं थी जो क्यूबा के अंदर थी, मतलब क्यूबा के अंदर लोग नाराज़ थे, बोलीविया के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी गवर्नमेंट के बारे में नहीं थी, गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, अमेरिकन सपोर्ट थी। तो चे गुएवारा जब बोलीविया जाते हैं 1966 के एंड पे, तो वहाँ पे जो उसके साथ रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स होते हैं, फोर्सेस होती हैं, बोलीवियन तो पहले उसको मानती नहीं है कि चे गुएवारा किधर इधर आ गया। फिर उसके साथ क्यूबन होते हैं, क्यूबन को ज़्यादा प्रोटोकॉल देता है। पहले तो अपनी आइडेंटिटी छुपा के जाता है, रामोन जाता है, उसको कोई जानता ही नहीं है। लेकिन जब आइडेंटिटी रिवील भी होती है तो बोलीवियन जो है उसकी बातें उस तरह से नहीं मानते जिस तरह से माननी चाहिए, जिस तरह फिडेल कास्ट्रो की बातें क्यूबा में मानी जाती थी। और फिडेल कास्ट्रो पॉलिटिशियन था और जो चे गुएवारा था वो इंतहाई रुदरस माइंड का आर्म को लीडर था। उसको पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा करनी नहीं आती थी, तो वो हर चीज़ का जवाब जो है वो डंडे के तौर पे लेता था। इस वजह से उसकी आर्मी में डेजिटेशन शुरू होती गई। फिर बोलीविया के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी, आम लोग उनके खिलाफ थे। 8 महीने जो है वो खुफिया जंगलों में रहते हैं, आर्मी उनको ढूंढती है। आखिर भूख प्यास से मर मरा के आर्मी के रडार में आ जाते हैं। अक्टूबर 1967 में आर्मी जब ये लोगों के दरमियान जाते हैं तो लोग पहले ही आर्मी कन्फर्म कर देते हैं क्योंकि इनका डर बहुत हो चुका होता है कि यार ये तो रेवोल्यूशनरी आ गए हैं, ये बंदे मार देते हैं, बला बला इस तरह की। तो वो आर्मी को जो है लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। आखिरकार 6-7 अक्टूबर को इनकी प्रेजेंस जो है फुली अनकवर हो जाती है कि फ़लाँ जगह पे हैं, वहाँ पे आर्मी पहुँच जाती है। तो वहाँ पे तकरीबन 9 तारीख को सुबह सवेरे बैटल होती है, जिसमें चे गुएवारा जो है फुली अपने साथियों के साथ फुल ब्लॉन, तकरीबन ये 10 से 15 लोग ही होते हैं, ये लड़ते हैं। आखिरकार चे गुएवारा का जो वो पिस्टल है उसको एक बुलेट लगता है और वो बिल्कुल इनएफिशिएंट हो जाता है। तो ये अपने साथी के साथ मिल के, क्योंकि एक खाई में होते हैं, खाई से ऊपर आर्मी होती है, तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो आगे जो है मिलिट्री की फोर्सेज आ जाती हैं, तो चे गुएवारा वहाँ पे सरेंडर कर देता है। अब अगले बंदे को पता नहीं है कि ये कौन है, तो वो उसको कहता है आप कौन है, तो ये बताता है कि भाई मैं चे गुएवारा हूँ। तो बड़ा हैरान कि यार मैंने चे गुएवारा को पकड़ लिया। तो ये उसको फिर ले जाते हैं, फॉरेन जर्नल्स आ जाते हैं, तो इनको कहते हैं यार आपने सरेंडर क्यों किया है। तो उसने कहा यार मेरे पास तो लड़ने के लिए अब बुलेट ख़त्म हो गए थे, तो था ही कुछ नहीं, तो इस वजह से आई थॉट कि इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं अभी हाथ खड़े कर दूँ।
उसके बाद इसको एक कोठरी में ले आते हैं, वहाँ पे डिस्कशन हो जाती है, पीछे अमेरिका तक बात जाती है, CIA का बंदा पहुँच जाता है। तो अब CIA का जो बंदा इसके साथ था चे गुएवारा के उस लास्ट 9 अक्टूबर को, वो कहता है कि जी आई डिडंट वांट टू शूट चे गुएवारा, मतलब मैं ये नहीं चाहता था कि उसको मारा जाए, मैं चाहता था कि उसको अमेरिका की ये बेसिक प्रायोरिटी थी कि उसको ले जाया जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि इतना बड़ा वर्ल्ड फिगर था, उसको ऐसे कैसे मारा जाए। लेकिन अंदर बहुत से लोगों का आइडिया ये है कि चे गुएवारा को अगर वहाँ से ले जाते, उस टाइम पे ना मारते, इंटरनेशनल प्रेशर इतना होता था कि उसको छोड़ना पड़ता। तो कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है उसको शूट करने का ऑर्डर दिया जाता है कि इससे जान छुड़ाओ और सारा किस्सा ख़त्म करो। वहाँ पे फिर 9 अक्टूबर को चे गुएवारा को शूट किया जाता है, और वो तस्वीर भी आप लोग नेट पे देख सकते हैं, इस बुक में भी हैं। शूट करने के बाद जो जुल्म होता है वो सबसे भयानक है। इस वजह से मैं इस ऑथर की इस वजह से तारीफ़ करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ किताब नहीं लिखी इसने, जॉन ली एंडरसन ने, इसने चे गुएवारा को ढूंढा है। अब मरने के बाद क्या होता है कि चे गुएवारा के हाथ काट दिए जाते हैं, उसके हाथ काट के उसको एक अननोन जगह पे जो है वो दफना दिया जाता है, और हाथ कहीं पे एज अ सैंपल रख लिए जाते हैं कि कहीं अगर हमें ढूंढना पड़े तो बाद में। अब होता ये है कि उसको दफना दिया जाता है, उसको दफनाने वाला जो जर्नल है वो अब कहीं पे रिटायर हो चुका होता है। 30 साल बाद ये ऑथर चे गुएवारा की बीवी से मिलता है और उसको कहता है कि मैंने जो है आपके हस्बैंड के ऊपर बायोग्राफी लिखनी है। तो वो फिर वहाँ से जाता है बोलीविया में वो उस जर्नल को मिलता है जिसके ऑर्डर पे चे गुएवारा को शूट किया गया था। तो वो जर्नल बताने को तैयार हो जाता है कि हाँ जी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि कहाँ पे कबर है चे गुएवारा की, कहाँ पे हमने दफनाया था। जब वो नाम लेता है तो जर्नल के ऊपर जो है मिलिट्री का प्रेशर आ जाता है कि भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वो फिर जर्नल बैक ट्रैक कर जाता है। फिर बाद में फिर इंटरनेशनल प्रेशर आता है, तो फिर जर्नल जो है उस जगह पे जाते हैं, देखते हैं तो वो जगह 30 साल में कितनी तब्दील हो चुकी होती है। तो वो कहते हैं कि जी बस मुझे आइडिया नहीं है, इतना याद है कि हमने उसके हाथ काटे थे। अब वहाँ पे बार बार लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनके अंदर एक स्टोरी है कि यहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी था, उसको मारा गया था और उसकी जो दफनाने वाली जगह वो फलां जगह पे है। तो फिर एक विलेजर आके बताता है कि यार हमने आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं, तो बताते हैं कि जी चे गुएवारा को ढूंढना है। तो कहते हैं अगर आप लोग हमें कुछ ना कहें तो फलां जगह पे ना कुछ लोगों को दफनाया गया था। तो वो जगह खोदी जाती है और फिर चे गुएवारा वहाँ से निकलते हैं, सबूत के तौर पर देखते हैं तो उसके हाथ कटे हुए होते हैं। फिर चे गुएवारा को वहाँ से क्यूबा ले जाया जाता है, और क्यूबा से फिर वो हवाना की तरफ और प्लाजा डी रेवोल्यूशन में जाके उसको वहाँ पे मेमोरियल बनाया जाता है। जो भी उनका इशू था वो वहाँ पे सॉर्ट आउट होता है। असल जो लेसन्स हैं इस बुक के वो क्या हैं, इतनी बड़ी किताब मैंने आपको छोटे से उसमें एक्सप्लेन कर दी। कुछ चीज़ें हैं जो चे गुएवारा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं यंग लोगों के लिए। सबसे पहले कि चे गुएवारा इंतहाई बड़े बुक रीडर थे, 15 साल की उम्र तक उन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ लिया था। बुक रीडर होने के साथ साथ वो लिखते भी बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है आइडियाज़ के ऊपर, मार्क्सिज्म के ऊपर, लेनिनिज्म के ऊपर कमेंट्स लिखे हैं, उन पर तनकीद भी की है। इसके अलावा सोवियत यूनियन के ऊपर तनकीद उन्हें बहुत ज़्यादा बाद में की है कि जो हम समझते थे कि जी सोवियत तो ऐसे कार्ल मार्क्स को फॉलो कर रहे हैं तो ये एक नॉनसेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह उनका फिर एक और ज़्यादा फीचर है डिसिप्लिन का, बहुत ज़्यादा रुदलेस थे। दमे के मरीज़ होने के बावजूद वो जो भी रूटीन थी वो बहुत रुदलेसली फॉलो करते थे, कंसिस्टेंट बहुत थे अपने आइडियाज़ में। जो भी रेवोल्यूशनरी वो आगे भेजते होते थे तो उसको मशवरा देते थे कंसिस्टेंसी का और डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। और आखिर में वो डायरी बहुत ज़्यादा लिखते थे, अपनी सारी रूटीन्स लिखते थे। तो ये जो स्टोरी है यहाँ पे वो मैक्सिमम इसकी डायरी से है। अब बोलीविया की स्टोरी, वो जंगलों में घूम रहा है, किसको पता है कैसे कंडीशन में है, तो ये उनकी डायरीज जो रिकवर हुई थी वो सारी स्टोरीज़ उस डायरी से निकली हुई हैं कि वो 3-3 दिन उनको खाना नहीं मिल रहा, वो कहीं पे कुत्ता मार के खा रहे हैं, कहीं पे अपना घोड़ा दबा कर रहे हैं। मतलब इसके अंदर एक थॉमस शेल्बी की तरह उसकी घोड़े के ऊपर भी तस्वीर है, पहले तो वो किसी को नहीं दे रहा था, फिर जब सारे भूख से मरने लगे उसने अपने घोड़े को शूट कर दिया। तो इस तरह की जो सारी डायरीज़ हैं वो रूटीन अपनी लिखना, इसकी वजह से हम जानते हैं कि चे गुएवारा कौन था, वो कैसी मुश्किलात में पला बड़ा, कैसी मुश्किलात के अंदर उसने ग्रो किया, कैसे मुश्किलात के अंदर उसने सर्वाइव किया। बोलीविया के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल सर्वाइवल था जहाँ पे उसका फेलियर हुआ, लेकिन एट द एंड आखिरी दिनों में वो बड़ा हार्ट ब्रोकन डिसअपॉइंटेड भी था कि लोग उस तरह से सोशल आर्डर जो एक एस्टेब्लिश्ड है नहीं निकल रहे। अमेरिका के बहुत सख्त अगेंस्ट था, अमेरिका को वो यंकी कहता था और यंकी इंपीरियलिज्म के खिलाफ वो पूरी दुनिया के नौजवानों को उसका पैगाम था कि लड़ना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है उसने वर्ल्ड को कंट्रोल कर रखा है। जब तक आप अमेरिका के अगेंस्ट नहीं निकलेंगे वर्ल्ड सिस्टम तब्दील नहीं होगा। और आज भी वही आइडियाज़ हैं कि अमेरिका आज भी वर्ल्ड कंट्रोल कर रहा है, और इसी वजह से चे गुएवारा के नाम से पूरी दुनिया डरती है, क्योंकि चे गुएवारा जो है वो एक सिंबल है रेजिस्टेंस का, एक सिंबल है चेंज का। और ये चेंज नौजवान तब ला सकते हैं जब वो इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो स्टडी करेंगे। इसके नेगेटिव भी बहुत से इम्पैक्ट्स हैं कि बहुत ज़्यादा इसका माइंड इतना डिक्टेटरशिप वाला हो गया था कि ये जो लोग थोड़ी सी भी सुस्ती करते शूट कर दो, जो लोग थोड़े से भी सेल्फ इंडिविजुअल अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करते, अपने इंटरेस्ट फॉलो करने की, उनको शूट। अब हर बंदा सब कुछ सबके लिए कुर्बान नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत कैपिटल अपने लिए ज़रूरी है। ये इस्लामिक सिस्टम में भी यही है, आप 24 घंटे काम करें जिसका
जो सारा कुछ है वो रियासत को जाए, लोगों को जाए, बांट जाए, वो फ़ायदा नहीं है। इस वजह से बहुत से आइडियाज़ के नेगेटिव भी थे, लेकिन पॉजिटिव अगर आपने फॉलो करने हैं, बुक रीडिंग, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और हाई आइडियल, बड़े आइडियल रखें, बड़े ख्वाब रखें। जब तक बड़े ख्वाब नहीं होंगे रेवोल्यूशन नहीं आएंगे। और जो इसका आर्म्ड रेवोल्यूशन का आइडिया है वो आज के ज़माने में फिजिबल नहीं है। यू कांट ब्रिंग आर्म रेवोल्यूशन टुडे। आप बंदूक उठा के कोई भी चीज़ नहीं मान सकते। आज आप रेवोल्यूशन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ला सकते हैं। आप अपनी आवाज़ डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू पहुंचा सकते हैं। और एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक यंग बंदा जो है वो कोई भी हुकूमत में नहीं है। हमारे सारे मोस्टली 70 साल से अबव हैं जिनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। चे गुएवारा जैसे लोग, यानी कि मोस्टली 38 ईयर का था, पूरी दुनिया पे नाम बना के काम ख़त्म करके चला गया। हमें भी इस तरह के यंग माइंड चाहिए, यंग रेवोल्यूशनरी माइंड चाहिए जिनके अंदर लोगों की भलाई का जज्बा हो। जब तक वो नहीं होगा मुल्क तब्दील नहीं होगा। सो आई वुड एडवाइस दिस बुक इज़ मस्ट रीड। हर नौजवान के लिए ज़रूरी है। इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड देखना ज़रूरी है, सिर्फ इसको आइडियलाइज़ करना ज़रूरी नहीं है। बहुत से इसके फीचर्स जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सी इसकी रूथलेसनेस ऐसी है जो रेवोल्यूशन क्यूबा के बाद इसने अप्लाई की, वो भी कंडेमनेबल है। वो आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। बहुत से इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल लोग मारे हैं, बहुत से इन्होंने विदाउट ट्रायल बन मारे हैं, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन ये क्योंकि कैरिस्मेटिक इतना ज़्यादा है कि सिंबल एक बन गया, एक आइकन बन गया, एक मिथ बन गया, इस वजह से कोई इसकी नेगेटिव साइड देखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऑन अ पॉजिटिव साइड ही वाज अ ब्रिलियंट फिगर, लेकिन गलत टाइम पे और गलत जगह पे चला गया। खैर, दैट वाज ऑल अबाउट चे गुएवाराज़ लाइफ और आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ इसका पहला पार्ट भी ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी समझ आए कि हमने कहाँ से शुरू किया था। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।